Hi, today we are going to talk about carbon trading, how the Indian carbon markets work, how as a company you can participate in it, और just generally ये इतने jargon के पीछे कि carbon credits, ICM, ICMGB, CCTS, Article 6.2, इन सब चीज़ों का आखिर मतलब क्या है? तो today we'll try and understand these things in this video. तो शुरू करते हैं हम इंडिया से ही। आपको शायद पता होगा कि इंडिया अपना एक कार्बन मार्केट लॉन्च करने वाला है। उम्मीद है कि अगले साल लॉन्च हो जाएगा। हालाँकि ये बात काफ़ी टाइम से बोली जा रही है कि अगले साल लॉन्च होगा, अगले साल लॉन्च होगा। वो साल अभी तक आया नहीं है। लेकिन शायद इस बार तैयारी पूरी लग रही है कि अगले साल इंडिया अपना कार्बन मार्केट लॉन्च करेगा। उसका नाम ही है इंडियन कार्बन मार्केट यानी आईसीएम। इसका एक बोर्ड होगा जो आईसीएम गवर्निंग बोर्ड है, जिसमें एमओईएफ सेक्रेटरी और एमओपी सेक्रेटरी, मतलब एनवायरनमेंट सेक्रेटरी और पावर सेक्रेटरी दोनों मिलकर चेयर करेंगे। ये बोर्ड डिसाइड करेगा कि किस तरह के कार्बन प्रोजेक्ट्स इस सीसीटीएस में लिए जाएं, किस तरह से टारगेट सेट होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस कार्बन मार्केट का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, मतलब कि जो इसको चलाएगा इस कार्बन मार्केट को, वो होगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसको बीईई बोला जाता है। बहुत लोग जानते होंगे बीई को पहले से। तो अब ये क्या है इंडियन कार्बन मार्केट? तो इंडियन कार्बन मार्केट एक फिलॉसफी पे, जिस फिलॉसफी पे चलता है उसका नाम है, बनाया गया है, उसका नाम है एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, ईटीएस। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक कैप एंड ट्रेड सिस्टम लगाया गया है। तो कैप एंड ट्रेड क्या हुआ? अब मान लीजिए दो कंपनीज हैं, दोनों 100 टन एमिट करती हैं। दोनों को टारगेट मिला है कि आप 10 कम कीजिए कार्बन एमिशन, मतलब 100 से आप 90 कीजिए। एक कंपनी है जो कि 100 से 80 कर लेती है अपना टारगेट, उसी उसी साल के अंदर अंदर वो उसको 80 ले जाती है। तो उसने 10 एक्स्ट्रा कम कर लिया। और एक कंपनी दूसरी है जो कि 100 से 95 ही जा पाती है, इट ओनली गोज फ्रॉम 100 टू 95। सो इट रिक्वायर्स 5, उसने अपना टारगेट मीट नहीं किया, 5 और उसको चाहिए कार्बन रिडक्शंस। तो जो कंपनी जिसने कम किया है वो उसको अपने कम की वो कार्बन क्रेडिट्स, जो उसने 100 से 80 कर लिए थे, जो 10 एक्स्ट्रा हैं, वो 10 उसको कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे। अब वो 10 कार्बन क्रेडिट्स लेके कंपनी ए के पास जा सकती है, उसको 5 की जरूरत है, वो 5 उससे खरीदेगा। इस तरीके से ये कैप एंड ट्रेड इस सिस्टम को बोला जाता है। अब ये ये बहुत नया नहीं है उन इंडस्ट्रीज के लिए जिनके ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम करके, पैट स्कीम करके, ये 9 इंडस्ट्रीज पे, ये कार्बन मार्केट का ऑब्लिगेटेड एंटिटीज इनको बोला जाता है, ये 9 इंडस्ट्रीज पे लगा है। ये 9 की 9 इंडस्ट्रीज पहले पैट स्कीम के अंडर आती थी। अब पैट स्कीम में क्या होता था, सेम ही चीज होती थी, पर कार्बन की जगह किलोवाट आवर, मेगावाट आवर में ये मेजर किया जाता था। यानी कि उनका उनका इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के यूनिट्स में पहले मेजर किया जाता था, सेम ही टारगेट्स मिलते थे, सेम ही तरह से ट्रेडिंग होती थी। अब ये ट्रेडिंग आपके कार्बन के टन CO2 के डिनोमिनेटर में होगी। इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? इसमें ऑयल एंड गैस हो गई, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल्स, पल्प एंड पेपर, और भी कुछ कुछ आगे जाके जुड़ेंगी, ये ऐसा ऐसा लोगों का मानना है। अब इस कार्बन मार्केट में एक चीज जो हमें ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि प्राइसिंग कैसे चलेगी कार्बन क्रेडिट्स की। अगर हम पैट को देखें तो पैट में हमेशा कार्बन एक्स्ट्रा एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स बोला जाता है पैट में उसको, जो इसको हम अभी कार्बन क्रेडिट्स बोलेंगे। तो वो जो सर्टिफिकेट होता था वो हमेशा एक्स्ट्रा होता था। जैसे पैट साइकिल 1 में उसके आधे सर्टिफिकेट्स बिके ही नहीं थे, जो पैट साइकिल 2 में आ गए, तो इससे जो प्राइस था उन सर्टिफिकेट्स का वो काफी गिर गया। तो इसीलिए इस मार्केट में भी ध्यान आई थिंक दिया जाएगा, और ये अभी अनाउंस नहीं हुआ है, पर हमें अलग अलग जगहों से पता चला है कि एक फ्लोर प्राइस कार्बन की सेट की जाएगी, यानी $4 पर टन का मिनिमम प्राइस कार्बन क्रेडिट्स का रखा जाएगा। ये इसके लिए एक फंड भी शायद बनाने की कोशिश की गई है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। अब इस कार्बन मार्केट में ये तो कैप एंड ट्रेड स्कीम हो गया, इसकी प्राइसिंग कैसे चलेगी। अब इसमें एक और नया एंगल जोड़ा है बेई ने, अपने रिवीजन में इसको जोड़ा है, जिसमें ऐड किया है ऑफसेट मार्केट। अब ये ऑफसेट मार्केट क्या होता है, ये सबसे पहले तो ये समझना है कि ये एक वॉलेंटरी पार्ट है। अभी तक जो हमने कैप एंड ट्रेड बोला वो जिन कंपनीज पे लगा है उनको मैंडेटरीली मीट करना है। अब जो ये ऑफसेट मार्केट है इसमें भी कई सारी एक्टिविटीज जोड़ी गई हैं, जैसे कि कंप्रेस्ड बायोगैस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, बायोमास, इलेक्ट्रिक बसेस, एग्रो फॉरेस्ट्री, ऐसे करके एक लिस्ट है बकायदा, बी ने जारी करी है। उस लिस्ट से यू कैन चेक दैट लिस्ट, एंड
वो सब ऑफसेट मार्केट में रहेंगे। ऑफसेट मार्केट में रहेंगे मतलब कि उन सारी एक्टिविटीज़ को अगर आप रजिस्टर करेंगे, तो उनसे कार्बन क्रेडिट मिल सकता है। पर यहाँ जो कैच है और जो की बात समझने वाली है कि इन कार्बन क्रेडिट्स को खरीदेगा कौन? क्योंकि ये वॉलंटरी कार्बन मार्केट है, वॉलंटरी ऑफसेट मार्केट है, तो जो कंपनीज़ जिनके ऊपर टारगेट लगा हुआ है, उनको अगर अपने टारगेट से आगे जाके कार्बन क्रेडिट खरीदना होगा, जैसे कुछ कंपनीज़ को सिर्फ़ अपन न 10 टन कम करके कोई वो नहीं हुआ, उनको कहा नहीं हम नेट ज़ीरो होना चाहते हैं। तो वो जाके इस ऑफसेट मार्केट से वॉलंटरीली कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं। अब ऐसा कितनी कंपनीज़ इंडिया में करेंगी ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को जानते हैं एज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी, हमारी इंडस्ट्रीज़ कितना ही एनवायरनमेंट में इन्वेस्ट करती हैं। अगर पहले ही इन्वेस्ट कर देती तो आज शायद कार्बन मार्केट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये एक ऑफसेट मार्केट है जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें तो दुनिया के एग्ज़ाम्पल्स लें तो साउथ कोरिया, सिंगापुर, इन सब कार्बन मार्केट्स में 5% अलाउ किया जाता है। मैंडेटरी पार्ट में भी आप ऑफसेट खरीद सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आगे एक और रिवीजन, क्योंकि बहुत रिवीजन्स हो चुके हैं, बहुत बड़ी स्कीम है ये जो आ रही है, इसके बार-बार रिवीजन्स होना एक लाज़िम सी बात है। सो एक रिवीजन हो और जिसमें ये ऑफसेट मार्केट भी कुछ परसेंट इसका भी मैंडेटरी पार्ट में चला जाए, लेकिन अभी नहीं है, अभी ये नहीं है। अब आते हैं, तो ये हो गया एक तरह का कार्बन मार्केट जिसको हम बोलेंगे इंडियन कार्बन मार्केट। ये हमारा इट विल ऑपरेट डोमेस्टिकली। नाउ देयर इज अनदर काइंड ऑफ कार्बन मार्केट दैट वुड बी ऑपरेशनल इन इंडिया, जो कि विच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 6.2 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। अब पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ है, 196 कंट्रीज वर पार्टी टू इट। उसमें एक आर्टिकल 6 है जो कि बताता है कि हाउ कंट्रीज कैन कार्बन ट्रेड। तो हर कंट्री ने बेसिकली एक टारगेट सेट किया है, उसको एनडीसी बोलते हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। तो हर कंट्री ने पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से अपने 5 साल के टारगेट लेती है कि हम 30% कम करेंगे, 25% कम करेंगे, 10% कम करेंगे, जो भी टारगेट लेती है। अब वो टारगेट कम करने के लिए वो कंट्री भी, जैसे यहाँ कंपनीज कार्बन क्रेडिट खरीदती हैं, वो कंट्रीज भी दूसरी कंट्री से कार्बन क्रेडिट खरीद सकती हैं। इस यही कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म आर्टिकल 6.2 में दिया गया है। अब आर्टिकल 6.2 इंडिया में कैसे चलेगा? इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इसकी नोडल बॉडी होगी, एनडीआईएपीए करके एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जो कि ये सारे प्रोजेक्ट्स देखेंगी। तो उसमें उन्होंने लिस्ट जारी करी है कि क्या-क्या एक्टिविटीज़ कार्बन ट्रेडिंग के लिए, क्रेडिट्स बनाने के लिए एलिजिबल होंगी। तो उसमें ग्रीन हाइड्रोजन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, सेकंड जनरेशन एथेनॉल, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। और अब क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत फ़ौरन इसको अमेंड करके इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ जोड़ी जा रही हैं। तो अब एक 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 नया वो जोड़ा है, हार्ड टू अबेट सेक्टर्स। अब ये हार्ड टू अबेट सेक्टर्स में क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होंगी ये हमें नहीं पता, और इसमें थोड़ी एक एम्बिग्विटी भी आ जाती है, क्योंकि ये हार्ड टू अबेट सेक्टर्स तो ऑलरेडी आपके सीसीटीएस के अंदर हैं। अगर इनको सीसीटीएस के अंदर क्रेडिट्स मिल रहे हैं और वही क्रेडिट्स आप 6.2 में भी आने दे रहे हैं, तो आप दोनों जगह काउंट कर रहे हैं, ये तो गड़बड़ है, डबल काउंटिंग होगी तो क्रेडिट्स वैलिड नहीं होंगे। तो इस पे अभी थोड़ी क्लैरिटी आने की ज़रूरत है, पर ऐसे ही करके शायद और सेक्टर्स भी ऐड हों। अभी कुछ 13-15 13 पहले थी और अब उसमें 4-5 चीज़ें और जोड़ दी गई हैं, वो एक्टिविटीज़ हैं। अब इन क्रेडिट्स को कौन खरीदेगा? इन क्रेडिट्स में अब समझने वाली बात ये है कि सबसे अच्छी बात ये है दैट दीज़ क्रेडिट्स आर going to fetch a premium price. These would be much higher than what you would generate in the CCTS. So अभी तक इंडिया ने एक जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म करके डील साइन किया है जापानीज गवर्नमेंट के साथ। सो जापानीज गवर्नमेंट जेसीएम के अंडर क्या करता है, दूसरी कंट्रीज में एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, और जो कार्बन क्रेडिट्स आते हैं वो उसको अपने पास ले लेता है। तो ये जेसीएम अच्छा खासा फंड रहता है, इसमें एक अच्छा काम इन्होंने पहले भी किया है दुनिया में। सो दिस जेसीएम अग्रीमेंट हैज बीन साइन। तो इससे हमें पता है कि जापान एक बाजार होगा इंडियन कार्बन मार्केट्स के लिए, वो वहां पे तो जरूर बिक सकते हैं। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, सेकंड जनरेशन एथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब जापान के इंटरेस्ट की चीजें हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस, ये सब जापान के इंटरेस्ट की चीजें हैं। तो ये सब जेसीएम में इन क्रेडिट्स का वैल्यू होगा। साथ साथ साउथ कोरिया एंड सिंगापुर के साथ भी देर इज सम देर इज सम टॉक्स दैट इज गोइंग ऑन। कुछ आने वाले समय में ऐसा लगता है कि उनके साथ भी कुछ तरह इसी तरह के अग्रीमेंट्स हम साइन करने वाले हैं। अब जो तीसरा तरह का कार्बन मार्केट है, तो 3 तरह के कार्बन मार्केट्स हो गए। एक हमने अभी कैप एंड ट्रेड जो इंडियन कार्बन मार्केट है, दूसरा 6.2 जो इंटरनेशनल कार्बन मार्केट है, और जो तीसरा कार्बन मार्केट है उसको कहते हैं वॉलंटरी कार्बन मार्केट।
वॉलंटरी कार्बन मार्केट, एज द नेम सजेस्ट, इट सिंपली कंपनीज जिसको जो इच्छा हो रही है जितने कार्बन क्रेडिट खरीदने की, वो उसके लिए वो कार्बन क्रेडिट खरीद सकती है। जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब कंपनीज दिखाने के लिए, अपने आप को, अपनी प्रेस्टीज के लिए भी काफ़ी नेट जीरो होती है। तो नेट जीरो अब ये खुद से तो हो नहीं सकती, गूगल के अपने एमिशंस तो बहुत ज़्यादा है, तो वो कार्बन क्रेडिट्स खरीदती है दूसरी कंट्री से। इस वॉलंटरी कार्बन मार्केट में वो अपनी वॉलंटरी, अपनी मर्जी से, अपने शौक से कंपनीज कार्बन क्रेडिट्स खरीद सकती हैं। इस वॉलंटरी कार्बन मार्केट में बहुत अच्छे प्राइसेस भी मिल जाते हैं। अगर आप देखें तो बायोचार के अभी कार्बन क्रेडिट्स गूगल ने खरीदे इंडिया से $100 से ऊपर उसका प्राइस गया है। ऐसे भी चलते हैं, मैंग्रोव क्रेडिट्स $50 में चलते हैं। सोलर क्रेडिट, शायद सोलर पैनल से निकले हुए क्रेडिट्स आधे सेंट $1 में चलते हैं। और इसमें आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स में क्या है कि कोई रेगुलेटर नहीं है। अगर आप देखें कि जो इंडियन कार्बन मार्केट था, उसमें बी ने एक लिस्ट जारी करी कि किन किन चीज़ों से कार्बन क्रेडिट निकलेगा। 6.2 में आप देखें, एमओईएफसी, हमारे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने लिस्ट जारी करी कि कौन कौन सी चीज़ें कार्बन क्रेडिट्स बनाएंगी। जो वॉलंटरी कार्बन मार्केट है, उसमें ऐसा कोई लिस्ट नहीं जारी होता, जिसका भी स्टैंडर्ड अवेलेबल है, या आप अपना स्टैंडर्ड बना भी सकते हैं। तो दोनों तरीकों से आप उसमें जा सकते हैं, और अलग अलग प्राइस सप्लाई डिमांड के हिसाब से मिलती है। ये जो मार्केट है, ये आगे जाके कुछ समय में बहुत जल्दी आर्टिकल 6.4 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आएगा। यानी थोड़ी सी रेगुलेशन इसमें आएगी, क्योंकि डबल काउंटिंग फिर से एक बहुत बड़ी समस्या होती है कार्बन मार्केट्स में, कि ऐसा ना हो कि इंडिया भी कह रहा है मैं भी बचा रहा हूँ, यूएस कह रहा है मैं भी बचा रहा हूँ। तो उसके वो थोड़ा सा अंदर रेगुलेशन के अंदर लाने के लिए 6.4 आर्टिकल है पेरिस एग्रीमेंट का, उसमें बनेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो एक एसडीएम करके वो होगा, जिसके अंदर ये सारा वीसीएम शिफ्ट होगा। अब एसडीएम, अगर जो लोग पहले से जानते हो, तो पहले एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ करता था पेरिस एग्रीमेंट से पहले, वो फेल हो गया। पर उसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था, सीडीएम के नाम से। तो उसमें भी इसी तरह कार्बन क्रेडिट्स प्रोड्यूस किए जाते थे, और डेवलप्ड कंट्रीज उसको खरीदती थी। तो वही सीडीएम को अब उठा के पेरिस एग्रीमेंट, जो क्योटो प्रोटोकॉल का नेक्स्ट एग्रीमेंट हुआ, उसमें उसको डाल दिया गया है, एसडीएम को। अब finally, let's talk about why these carbon markets are important, and just what does our country have to gain from it. It is such a complicated subject. We've been talking about it. There are three kinds of carbon markets. There's the Indian carbon market, there's the 6.2 market, there's the 6.4 या voluntary carbon market. पर इन सब जार्गन के बीच में हम क्यों फंसे हुए हैं, और कंट्री को क्या फायदा होना है, ये भी हम समझते हैं। तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ये बात बिल्कुल सही है, बट इंडिया इज ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड। तो ऐसा ये कहना कि हमें कार्बन अपना कम नहीं करना है, ऐसा तो दैट वी कांट से। वी हैव टू रिड्यूस, but we also have to understand where this finance needs to go. This carbon market is a tool. It's basically like a screwdriver. It's a tool that you can use to transfer finance from places which are polluting, to places which can reduce the pollution. For example, in India, where almost 50% of your population is engaged in agriculture activities, where you have such swathes of forests, farms, marine coastal areas, रिवर बेड्स, ये सारे जो एरियाज है, जो अभी बहुत खतरे में है, जिनको डेवलपमेंट के नाम पे काटा जा रहा है। आज वी नो जो बाढ़ की सिचुएशन है हिमाचल में, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, उन पेड़ों को काटा जा रहा है क्योंकि उसमें कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर हम कार्बन मार्केट्स को यूज करके उनमें वैल्यू निकाल लगाने लगे, तो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम इंडिया के लिए बन सकता है। तो व्हाट इन फूड फॉर थॉट ये होगा हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए, कि क्या हम इंडियन कार्बन मार्केट्स को यूज कर सकते हैं इन सारे कंपनी से फार्म्स एंड फॉरेस्ट एंड कोस्टल एरियाज में फाइनेंस ट्रांसफर करने के लिए, जिनको जो स्टार्व्ड है ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए, जिसमें एक्चुअली इंडिया का एनवायरनमेंट का फायदा होगा। बहुत अच्छी बात है कि हमने एक सीसीटीएस बनाया है, और अच्छी बात है कि यूरोप का जो सीबैम है, जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, वो इस सीसीटीएस को एक्नॉलेज करता है। तो हमारी स्टील, एल्यूमिनियम, जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे कार्बन बचाएंगी, वो वहाँ एक्सपोर्ट कर सकती है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट इज वेरी गुड। इट्स अ फेदर इन आवर हैट। But we also need to understand what our country actually needs. What our country needs is not that climate finance goes from industry A to industry B. Industries have enough money, industries have enough pollution, in fact, in their ledgers. What is required is that industries pay the money to the farms, forests, and marine areas of the country.